हम चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजिंग का 5th सेशन कर रहे हैं। तो हमने थर्ड सेशन में देख लिया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने लीनियर स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स एंड फोर्थ सेशन में हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर देखा था। तो जब हमने थर्ड सेशन में लीनियर स्ट्रक्चर देखा था, उसमें हमने रीड किया था कि जो पावर्स होती है, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो टॉप से डाउन में आती है। जो पावर्स है वो टॉप से डाउन में जाएगी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बॉटम से टॉप में जाएगी। तो ये जो पावर्स आपकी टॉप से बॉटम में जाती है, इसी को हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है दैट पहले उसके लिए तो हम पहले सेंट्रलाइजेशन समझ लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन में क्या रहेगा कि सारे पावर्स एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, सेंट्रलाइज्ड रहेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सब कुछ एक ही जगह पे रहेगा। लाइक अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है आपके कंपनी में, तो सारे पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही है। मतलब अगर आपको पेमेंट करना है 10 करोड़ का, तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही चेक साइन करेंगे। अगर आपको पेमेंट करना है 5,000 रुपये का, तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही चेक साइन करेंगे। आप उसमें ये एग्जांपल देख लीजिए, कोई जैसे नॉर्मल प्रोविजन स्टोर है। प्रोविजन स्टोर में क्या होता है, जो बैठे बैठे होते हैं वो ओनर खुद ही बैठे रहते हैं ना प्रोविजन स्टोर में। और उसके अंडर में होगा कि एक दो वर्कर्स होंगे जो सामान लाने के लिए, सामान उतारने के लिए और उसको देने के लिए उन्होंने रखे हो। लेकिन अगर सपोज कोई भी बिल है, अगर जो बड़ा बड़ा सामान आ रहा है, जो हज़ारों रुपए का, 50,000, 1 लाख का सामान आ रहा है, उसका बिल भी वो ओनर ही पे करेगा। और अगर सपोज़ आप चाय मंगवा रहे हो शाम को 4 बजे, तो उसका जो 5 रुपये या 10 रुपये होगा, वो भी ओनर ही पे करेगा। कभी वर्कर ये तो नहीं बोलेगा कि मैं पे कर देता हूँ। कभी ओनर वर्कर को ये राइट नहीं देगा कि ठीक है 10 रुपये तुम अपने जेब से पे कर देना, बाद में मैं दे दूँगा। कभी हमेशा जब भी अगर चाय वाला आएगा, तो वर्कर यही बोलेगा कि जब ओनर आएगा तो उससे पैसे ले लेना। तो मतलब वर्कर के पास कोई भी पैसे का कुछ भी मैनेज करने का पावर नहीं है। तो इसको आप सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन कब होगा, जब आपने अपने जो जूनियर्स है उसको कोई पावर्स दी हो तब। सो सम बिजनेस यूनिट्स आर सच some business units are such when authority is centralized at the top level only and most of the decision are taken by the top level. अब जब भी अथॉरिटी होगी तो हमेशा टॉप लेवल पे ही होगी। कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा कि नहीं सारी अथॉरिटी मैंने अपने जूनियर को दे दी है, मेरे पास कुछ अथॉरिटी है ही नहीं। तो हमेशा अगर सेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी किसके पास रहेगी, टॉप लेवल पे। कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे प्रोविजन स्टोर का एग्जांपल दिया, वहाँ पे ऐसा होता है कि सारे पावर सेंट्रलाइज्ड है। इन सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग इज डन एट ऑल लेवल्स एंड सर्टेन काइंड ऑफ डिसीजन आर टेकन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क नीडेड। तो कुछ जगह पे ऐसा होता है कि हर एक लेवल पे लोगों को पावर दी गई है कि आप अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हो। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सो कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं, द थॉट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिसेंट्रलाइज हो रहा है, आप अथॉरिटी भी दे रहे हैं और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं। Administrative have to themselves decide whether to have centralized or decentralized power in the organization. तो आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन देखना है पहले, और फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको पावर सेंट्रलाइज रखनी है कि डिसेंट्रलाइज रखनी है। अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा कामकाज है, तो वहाँ पे हो सकता है कि सेंट्रलाइज पावर रखना ज़्यादा बेनिफिशियल हो या फिर ज़्यादा लॉजिकल हो। लेकिन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे होगा कि डिसेंट्रलाइज करना ज़्यादा लॉजिकल होगा। तो आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन देख के आपको डिसाइड करना है। मतलब ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन में कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, कोई लॉ नहीं है कि आपको किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, या फिर इसका कोई और इंसान आपको बोल नहीं सकता है कि कौन सा बेनिफिशियल है या कौन सा ज़्यादा बेटर है। ये आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन देख के आपको डिसाइड करना है। जैसे स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन विल हैव सेंट्रलाइज पावर एंड लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट इज़ बेटर टू हैव डिसेंट्रलाइज फॉर्म। Now, what is the meaning? Delegation of power from upper to lower level in an orderly manner. ठीक है, तो पहले तो डेलीगेशन ऑफ पावर होना चाहिए। कहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर वाले के पास ज़्यादा पावर होगा, नीचे नीचे जी जैसे आएगा उसके पास पावर रिड्यूस होती जाएगी। लेकिन जो अपर लेवल है, जो टॉप लेवल है, वो हमेशा बॉटम लेवल को देगा अथॉरिटी।
और ऑर्डरली मैनर में होना चाहिए। ऑर्डरली मैनर मतलब अगर एक सुपरवाइज़र है, उसका जूनियर फोरमैन है, तो फोरमैन के पास ज़्यादा ऑथोरिटी है और सुपरवाइज़र के पास कम ऑथोरिटी है, ऐसा नहीं हो सकता है। सीनियर सुपरवाइज़र है तो उसके पास ज़्यादा ऑथोरिटी होगी, जूनियर फोरमैन है तो उसके पास कम ऑथोरिटी होगी। तो जो भी चीज़ है ऑर्डरली फैशन में होनी चाहिए, हैपहैज़र्ड नहीं होनी चाहिए। हेनरी फॉयल के डेफिनेशन क्या दिया है? टू असाइन पावर टू द सुपीरियर्स, टू अनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड टू इंक्लूड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो हमने देखा पावर हम डेलीगेट करते हैं तो टू असाइन पावर टू द सुपीरियर। फिर हमने क्या देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वर्क। सो यू हैव टू दिस वाइज द पावर असाइंड सो दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी अंडरटेकन, कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सको, इसके लिए आपको अथॉरिटी दी गई है। टू अनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, और फिर ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी जा रही है? ताकि आप अपने लेवल पे डिसीजन मेकिंग कर सको और आपका जो काम है वो स्मूथली चलेगा। अभी फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि मैं कोई टेंडर के लिए मैंने अप्लाई किया है, या फिर कोई भी मैंने कहीं पे कोई प्राइस कोटेशन दिया हुआ है। अभी मेरा जो सप्लायर है, सप्लायर आता है मैनेजर के पास और बोलता है कि देखो तुमने जो प्राइस कोटेशन दिया है वो मुझे नहीं जम रहा, उसमें 50,000 का मेरे को डिस्काउंट करके दो या 20,000 का डिस्काउंट करके दो, वॉट एवर। बेसिकली वो नेगोशिएशन के लिए आया हुआ है। अभी कोई भी मैनेजर, हो सकता है कि वो 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में वो मेरे साथ थोड़ा नेगोशिएशन कर रहा है। अभी मेरी कंपनी हो सकता है कि बहुत बड़ी है, हज़ारों करोड़ों की डील्स कर रही है मेरी कंपनी। क्या मैं ये 10 लाख का छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट, मेरी कंपनी के लिए 10 लाख छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पूछने जाऊंगा क्या कि मैं इसको 50,000 का डिस्काउंट दे दूं कि नहीं दूं? तो वो हर चीज़ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास नहीं जा सकता ना। वो डिसीजन मुझे एज अ मैनेजर अपने लेवल पे देना पड़ेगा कि मुझे 50,000 का डिस्काउंट दे सकता हूँ, मैं इसको 1 लाख का डिस्काउंट दे सकता हूँ, मैं इसको क्या क्या बेनिफिट दे सकता हूँ। तो वो जो पावर है वो डिसीजन लेने की, वो मेरे पास है। मेरे पास क्यों है? क्योंकि मुझे वो अथॉरिटी दी गई है। मुझे अथॉरिटी दी गई है कि मैं किसी के साथ भी 1 लाख तक का नेगोशिएट कर सकता हूँ। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करना है। मेरा प्रोडक्ट सेल करने के लिए मुझे क्या अथॉरिटी दी है कि मैं 1 लाख तक का अमाउंट नेगोशिएट कर सकता हूँ। और ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मेरे पास एक डिसीजन मेकिंग पावर आ गई है। क्या है मेरा डिसीजन मेकिंग? कि मैं उसको 50,000 का डिस्काउंट देना चाहता हूँ या 80,000 का या 1 लाख का। आप जैसे कोई भी, अगर आप गाड़ी के शोरूम में गए हो कभी कार खरीदने के लिए, कभी स्कूटी खरीदने के लिए, तो वहाँ पे जो सेल्समैन है, सेल्समैन भी बैठ के आपको बोलता है ना कि इसमें इतना डिस्काउंट दे देंगे, इसमें इतना एक्सेसरीज देंगे। तो वो सेल्समैन किस बेसिस पे आपके साथ ये सब नेगोशिएट कर रहा है? आप जब उसको थोड़ा बोलोगे ना कि नहीं मुझे दूसरे जगह से भी ऑफ़र है, वो मुझे ये दे रहा है, ये बेनिफिट दे रहा है, तो वो भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देगा। वो आपको एक्स्ट्रा बोलेगा मैं आपको फ्री एक्सेसरीज दे दूंगा। वो किस बेसिस पे बोल रहा है? क्योंकि उसको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और उसके लिए उसको अथॉरिटी दी है कि वो आपके साथ आपको थोड़े फ्रीबीज दे सकता है, आपको थोड़े डिस्काउंट दे सकता है। और ये अल्टीमेटली ये पावर और अथॉरिटी का वो कैसे यूज़ कर रहा है? डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर रहा है। वो डिसाइड कर रहा है कि भाई आप इतने बड़े क्लाइंट हो क्या कि मैं आपको इतना ज़्यादा डिस्काउंट दूँ, या फिर आप वन टाइम आप इतने बड़े क्लाइंट नहीं हो तो फिर वो आपको डिस्काउंट देगा भी नहीं। तो वो डिसीजन ले रहा है। So in this way the allotment of decision making authority to that sphere of people who need to take decisions is called decentralization of power. So आप जो लोगों को जिसको डिसीजन लेना है उसको आप डिसीजन लेने की अथॉरिटी दे रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अभी इसका इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट है क्विक डिसीजंस। आपको हर एक चीज़ के लिए, जो मैंने एग्जांपल आपको बोला था कि अगर मुझे 50,000 का भी डिस्काउंट देना है, उसके लिए अगर मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा, तो पहले तो मैनेजर बताएगा अपने कोई जनरल मैनेजर को, वो बताएगा डिपार्टमेंटल हेड को, वो बताएगा मैनेजिंग डायरेक्टर को, वो बताएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जी मीटिंग बैठेगी 3 महीने में एक बार, तब वो डिसाइड करेंगे। तो इसमें तो बहुत सारे महीने चले जाएंगे। तो अगर मेरे पास वो अथॉरिटी है तो मैं क्विक डिसीजन ले लूँगा। नेक्स्ट है लेस वर्कलोड ऑन टॉप लेवल। तो जो टॉप लेवल के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका क्या काम है? पॉलिसी डिसीजन बनाना।
बड़े बड़े लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ बनाना, ठीक है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका क्या काम है, उसका काम यह है कि जो पॉलिसीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी डिसीजंस लेना है वो उसका काम है। फिर डिपार्टमेंटल हेड के लिए क्या काम है, उसके खुद के टारगेट्स है वो पूरे करना उसके काम है। तो जैसे जैसे आप अगर आप सारे ही चीज़ों के लिए आप टॉप लेवल को बोलोगे, मैनेजिंग डायरेक्टर को बोलोगे, तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो नहीं देख पाएंगे, और जो लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें वो फंस के रह जाएंगे। आप अगर उसको 50-50 हज़ार के क्वेश्चन पूछोगे, 50,000 रुपये के क्वेश्चन पूछोगे, तो हो सकता है बीच में 1 करोड़ रुपए का जो क्वेश्चन है वो ढंग से नहीं देख पाए, उसको सफिशेंट टाइम नहीं दे पाए, उसके पास ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा और वो इतना एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड इन मोटिवेशन। अभी अगर आपको कुछ काम दिया है, आप लोअर लेवल में एक इंसान हो, बॉटम लेवल और मैनेजमेंट में आप काम करते हो, अगर आपको भी कोई अथॉरिटी दी है कि भाई ये वाला डिसीजन तुम ले लो, और तुमने वो डिसीजन लिया और तुम्हारा डिसीजन सक्सेसफुल भी हो गया, तो तुमको कितना ज़्यादा खुशी मिलेगा ना। और जो तुमको जब खुशी मिलेगी, तुम उस चीज़ को रिकग्नाइज़ करोगे कि यार मेरी जो कंपनी है वो मुझे वैल्यू करती है, इसीलिए उसने इतना भरोसा किया मुझ पे कि मुझे डिसीजन लेने का मौका दिया। मौका क्यों दिया? बिकॉज वो मुझ पे इतना भरोसा करती है। तो आपके मन में अपने कंपनी के लिए एक लॉयल्टी भी आएगी, एक मोटिवेशन भी आएगा आपके मन में कि मैं और बेटर काम करूँगा मेरे कंपनी के लिए, मेरी कंपनी मुझे बहुत अच्छी तरह ट्रीट कर रही है, मैं भी उसको बहुत अच्छी तरह ट्रीट करूँगा। एक कॉन्फिडेंस भी आएगा आपके अंदर कि देखो मैंने डिसीजन लिया वो सही निकला, तो अभी मैं और बेटर डिसीजन लूँगा। तो आप भी जब बॉटम लेवल से मिडिल लेवल पे जाओगे, तो मिडिल लेवल पे आपको पास और ज़्यादा अथॉरिटी आएगी, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं तो बॉटम लेवल पे ये सेम काम किया हुआ है, बस अभी क्या हो गया, थोड़ा इंक्रीज़ हो गया ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, वो मैं फुलफ़िल कर लूँगा, तो कॉन्फिडेंस भी आएगा आप में। तो इसके वजह से आपके में मोटिवेशन भी आएगा। इंक्रीज़ इन मैनेजमेंट एबिलिटी, तो ये मोटिवेशन का ही एक फॉलोअप है। तो जैसे मेरी मैनेजमेंट एबिलिटीज़ इम्प्रूव होगी तो मेरा मोटिवेशन भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ होता रहेगा। जैसे कि मिडिल लेवल और वही हमने एग्जांपल अभी देखा था कि इन डिसेंट्रलाइजेशन मिडिल एंड लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ टेक डिसीजन एज पर देयर पावर्स एंड दे आर गिवन इंडिपेंडेंस फॉर द सेम, सो हेंस दे बिकम एफिशिएंट लीडर्स। तो मिडिल लेवल और लोअर लेवल को आप जो पावर्स दे रहे हो वो उसको यूज़ करके अपना डिसीजन लेंगे और फिर वो सीखेंगे। अगर सही है तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, अगर गलत डिसीजन है तो भी उससे वो सीखेंगे ना कि मैंने क्या गलती की और मैं नेक्स्ट टाइम अपने आप को कैसे बेटर कर पाऊँगा। तो वो सीखने के वजह से, अगर वो बॉटम लेवल में है तभी से वो जब सीख रहे हैं, तो जब इम्प्रूव हो गए 5 साल 10 साल बाद वो मिडिल लेवल में आएंगे, उसके बाद इम्प्रूव होकर टॉप लेवल में आएंगे, तो उसके पास बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारे गलतियों का भी एक्सपीरियंस होगा, वो सबसे सीख के वो आए हैं, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट लीडर बनेंगे। दे विल डेवलप स्किल्स टू वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। कहाँ पे गलती हो गई वो साथ में स्किल सीखेंगे कि साथ में किस तरीके से काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, कंट्रोल किस तरीके से करना है, ये सब वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। पर वो एक्सपीरियंस लेने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? आप डायरेक्टली किसी को बहुत बड़ा जो होता है बड़ी अथॉरिटी दे दो, तो वो इंसान जब अगर गलती भी करेगा तो बड़ी गलती करेगा, है ना। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोअर लेवल पे उसको थोड़ी कम अथॉरिटी दो। तो अगर उनके पास कम अथॉरिटी है, कम अमाउंट की अथॉरिटी है, तो अगर वो गलती भी कर लेते हैं तो भी थोड़े कम अमाउंट की गलती होगी, तो उनके पास एक चांस है, बहुत बड़ी गलती किए बिना भी वो लर्न कर सकते हैं, वैसा उनके पास चांस है। नेक्स्ट है इफेक्टिव कंट्रोल। सो the managers of all the level have enough power and so they can exercise control on the levels in which the employees commit mistake. तो बिकॉज मैं हर एक लेवल पे थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी दी गई है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो जैसे मैं जैसे अब मेरे सेक्शन में ऑफिसर हूँ, तो मेरे सेक्शन में जितने भी मेरे जूनियर से 3-4 लोग हैं, उसको उनके काम को मैं पर्सनली वॉच कर सकती हूँ कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। मेरे जो सीनियर है उसके अंडर में 5-6 लोग हैं, तो वो हम लोगों को देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, और हम इन टर्न हमारे जूनियर को देखेंगे कि हमारे जूनियर किस तरीके से काम कर रहे हैं।
तो अल्टीमेटली मुझे किसको देखना है, मुझे 6 लोगों को देखना है। मेरा सीनियर कितने लोगों को देखेगा, वो 6 लोगों को देखेगा। उनका सीनियर कितने लोगों को देखेगा, वो 3-4 लोगों को देखेगा। ठीक है, अगर सपोज किसी को भी कोई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं की तो क्या करना पड़ेगा, जो मेरे सीनियर है उसको 15 लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। 15 लोग से भी ज़्यादा 20-25 लोगों का उसको ध्यान रखना पड़ेगा, पर्सनली उसको सबको देखना पड़ेगा। तो 20-25 लोगों को देख रहा है, उससे बेटर है कि अभी वो फोकस कर पा रहा है सिर्फ 5 लोगों पे, और ये 5 लोग इंटर्न दूसरे लोगों को देख रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि कंट्रोल ज़्यादा, आप जितने कम लोगों को कंट्रोल करोगे आप उतना ही पर्सनली इन्वॉल्व हो सकते हो और आप बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट है हार्मनी इज़ क्रिएटेड। अगर मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है तो क्या होगा कि जो सीनियर मुझे ऑर्डर्स दे रहा है, मैं ऑर्डर सुन रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, बात ख़त्म। लेकिन अभी क्या है, अभी मेरे पास थोड़ी अथॉरिटी है, मैं अपने जूनियर्स को देख रही हूँ। तो अगर मुझे जूनियर्स में कुछ इनडिसिप्लिन दिख रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने सीनियर के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सीनियर मुझे ऑर्डर दे रहा है और मैं चुपचाप बैठी हूँ, ऐसा नहीं है। सीनियर मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, मैं भी सामने सीनियर को कोई फीडबैक दे रही हूँ। वो क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी थोड़े अथॉरिटीज़ और पावर्स है। तो मैं अपने वर्क में जो भी देख रही हूँ वो सब कुछ मैं अपने सीनियर को रिपोर्ट कर पा रही हूँ। और जब कम्युनिकेशन 2 वेज होगा, ऑर्डर्स आ भी रहे हैं, फीडबैक जा भी रहा है, 2 वेज कम्युनिकेशन होगा, तो एक हार्मनी, एक कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। सो ये जो डेलीगेशन है उसके वजह से हार्मनी भी क्रिएट होती है। लिमिटेशन क्या है, द प्लेस वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग इज अ वेरी स्मॉल स्केल एंड द बिजनेस सीक्रेट्स आर टू बी मेंटेन्ड विथ ग्रेट विजिलेंस। इन दिस केस डिसेंट्रलाइजेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर बहुत ही छोटा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने प्रोविजन स्टोर का एग्जांपल दिया था, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन फीजिबल नहीं है। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बिजनेस सीक्रेट मेंटेन करके रखना है, तो वहाँ पे भी डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही सीक्रेटिव है। फॉर एग्जांपल जैसे हम जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पे टेंडर्स भरे जाते हैं। तो टेंडर्स में आपने सपोज अगर एक कंपनी ने बोला है कि मैं 10 लाख में काम करूँगा, दूसरा कंपनी बोलेगा 12 लाख में काम करूँगा, तीसरा कंपनी बोलेगा 20 लाख में काम करूँगा, तो ये सारे टेंडर जो है वो सीक्रेटिव रहते हैं। क्योंकि जिसने सबसे कम कोट किया है, जिस इंसान ने बोला है मैं 10 लाख में काम करूँगा, एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको मिलेगा जो सबसे कम कोट कर रहा है। अगर मेरे कॉम्पिटिटर को पता चल गया कि मैं 10 लाख लिखने वाला हूँ अपने टेंडर में, तो वो क्या करेगा, वो तो 9,90,000 लिख देगा। सिर्फ 10,000 की डिफरेंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो इसके वजह से मैं टेंडर में क्या अमाउंट भर रही हूँ ये बहुत ही सीक्रेटिव रहता है। तो अभी इतनी सीक्रेटिव चीज़ है, तो मैं कोई अपने लोअर लेवल क्लर्क को या सुपरवाइज़र को सबको ये चीज़ बता नहीं सकती हूँ कि इसमें अमाउंट कितना भरना है। ये थोड़ा सीक्रेटिव रखना पड़ेगा। ये थोड़ा हायर लेवल जो मैनेजरियल लेवल है, जनरल मैनेजर का लेवल है, जिस पे आप पूरा भरोसा कर सकते हो, जो कॉन्फिडेंशियलिटी रखेगा उसको ही, उसके साथ ही ये शेयर होगा। हर एक लेवल पे आप इस चीज़ को डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते हो। तो जहाँ पे भी आपको सीक्रेट रखना है वहाँ पे डिसेंट्रलाइज नहीं होगा। समटाइम्स ड्यू टू कॉमन पॉलिसी नॉट इम्प्लीमेंटेड और कोऑर्डिनेशन नॉट मेंटेन प्रॉपरली, डिसेंट्रलाइजेशन इज़ नॉट सक्सेसफुल। अभी जैसे हमने इसके इम्पोर्टेंस में देखा था, हार्मनी इज़ क्रिएटेड। तो मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं फीडबैक दे रही हूँ, तो हार्मनी क्रिएट हो रही है। पर सपोज़ अगर कम्युनिकेशन चैनल अच्छा नहीं है, मुझे ऑर्डर्स आ तो रहे हैं पर मैं फीडबैक नहीं दे रही हूँ, या फिर मैं फीडबैक दे रही हूँ लेकिन मुझे, मेरा जो सीनियर है वो मुझे बराबर ऑर्डर नहीं दे पा रहा है, जो भी रीज़न है, अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है, तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिटेशन क्या है, पहली, अगर बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो फीजिबल नहीं है। सेकंड, जहाँ पे बिजनेस सीक्रेट रखना है वहाँ पे फीजिबल नहीं है। और थर्ड, अगर आपका जो कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, तो फिर ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा। अभी इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ये सेम ही चीज़ है, जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, वो डिसेंट्रलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक्चुअली एक्शन है। डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट है और वो एक वर्ड है, वो एक कॉन्सेप्ट है, और डेलीगेशन एक्चुअली एक्शन है। आप उस कॉन्सेप्ट को
वर्क में पुटअप कर रहे हो, आप उस जो कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का उसके ऊपर एक्शन ले रहे हो, आप डिसेंट्रलाइजेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। डिसेंट्रलाइजेशन को इम्प्लीमेंट कब कैसे होगा, जब आप ऑथोरिटी डेलीगेट करेंगे, ठीक है। सो व्हेन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स लार्ज, द अपर लेवल एडमिनिस्ट्रेटर असाइन सम वर्क टू द हेल्पर्स। अपर लेवल जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो लोअर लेवल को थोड़ा वर्क असाइन कर देंगे। And in order to enable them to perform this task, some powers are also given to them. This is delegation of power. तो जो decentralization है वो सेम ही चीज़ है। Decentralization is the concept and delegation of authority is implementation of decentralization. तो इसमें लुई एलन ने डेफिनेशन दिया है, delegation of power is such kind of process, it is a process, it is an action in which the एडमिनिस्ट्रेटर मतलब आपके जो ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड गिव्स अ पार्ट ऑफ द पावर टू हिज हेल्पर्स। तो वो अपने पावर्स के थोड़ा पार्ट, पूरे का पूरा पार्ट नहीं, थोड़ा पार्ट अपने हेल्पर्स को, लोअर लेवल को दे रहा है, अलोंग विद द ड्यूटीज। तो वो पावर भी दे रहा है और ड्यूटीज भी दे रहा है। एंड द हेल्पर्स with the help of others for the purpose of work performance accept such powers consciously। तो आपने दिया तो है और आपका जो जूनियर है वो ये पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट भी कर रहा है। सो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो हेल्पर्स है उसको पावर्स दी है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो सब ठीक है, लेकिन फाइनली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपर लेवल के ऊपर रहेगा। सो द हेल्पर आर गिवन पावर and they are responsible to get the work done, but the final completion of the work and its responsibility rest with the upper level administrator only. He cannot free himself from that। वो ऐसा नहीं बोल सकता मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जूनियर को दे दी, अभी मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं। फाइनल जो है वो फिर भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे रोड कंस्ट्रक्ट करना है, तो रोड कंस्ट्रक्ट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी कंपनी को दिया। अभी कंपनी के पास 10 इंजीनियर है, वो 10 इंजीनियर में से उसने एक इंजीनियर को बोला कि जाके ये रोड बनाओ। अभी उस इंजीनियर ने रोड बना ली, उसने जो भी मटेरियल यूज़ किया, उसको हो सकता है सारी अथॉरिटी दे दी हो कुछ, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा कि डिपेंड करेगा। और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको खुद को डिसाइड करना है कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देना है, कौन सा अपने पास रखना है। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो कंपनी ने इंजीनियर को सारी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि जाओ मटेरियल भी तुम लेके आओ और पूरे का पूरा रोड बनाने का काम भी तुम ही देखो। तो इंजीनियर मटेरियल लेके आया और उसने पूरा रोड बिछा दिया। अभी पहली बारिश आई, पूरा रोड बह गया, तो अभी गवर्नमेंट आएगी और बोलेगी कि मैंने तुमको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, रोड तो बह गई। तो वो कंपनी वाला ये नहीं बोल सकता कि मेरे इंजीनियर की गलती है। जो गलती किसकी है, कंपनी वाले की खुद की गलती है। जो कंपनी का डायरेक्टर है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। इंजीनियर तो तुम्हारे लिए ही काम कर रहा था ना, इंजीनियर ने जो भी गलती की है वो तुम अपने लेवल पे डील करो, बट जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी के हेड की, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी इसमें हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस वही है जो हमने डिसेंट्रलाइजेशन में इम्पोर्टेंस देखे थे, उसी के थोड़े वर्डिंग्स चेंज करके रखे हैं। जैसे फर्स्ट है वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट, मतलब अगर लोअर लेवल पे वो लोग रूटीन काम देखेंगे तो अपर लेवल थोड़े फ्री हो जाएंगे, वो पॉलिसी डिसीजन देख पाएंगे। यही चीज़ हमने डिसेंट्रलाइजेशन के इम्पोर्टेंस में देखी थी कि क्विक डिसीजंस एंड लेस वर्कलोड ऑन टॉप लेवल। नेक्स्ट डेलीगेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये हमने डिसेंट्रलाइजेशन में देख लिया था कि इंक्रीज इन मैनेजमेंट एबिलिटीज़। और उसके बाद है मोटिवेशन, वो भी हमने डिसेंट्रलाइजेशन में देख लिया था कि इंक्रीज इन मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। उसके बाद है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो अभी जैसे अगर मेरे कंपनी में कोई है चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर के अंडर में 2 लोग हैं, परचेज ऑफिसर भी है, प्रोडक्शन ऑफिसर भी है। परचेज ऑफिसर क्या करता है, वो रॉ मटेरियल खरीदता है। प्रोडक्शन ऑफिसर क्या करता है, वो फैक्ट्री संभालता है। तो जो परचेज ऑफिसर है उसको परचेज करने के लिए टेंडर कैसे इनवाइट करना है, सामान का डिलीवरी कैसे लेना है, कहाँ पे डिलीवरी लेंगे तो बेटर होगा, या फिर अगर सपोज़ शेड्यूल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है किसी सिटी में, या फिर कोई स्ट्राइक चल रही है,
उसके वजह से डिलीवरी में डिले है, ये सारी चीज़ें हैं ना परचेज ऑफिसर को ज़्यादा पता होगी। और फैक्ट्री में जो जो प्रॉब्लम्स है, फैक्ट्री का मशीनरी कब मेंटेन करना है, वहाँ पे वर्कर्स का टाइमिंग क्या रहेगा, किसको किस टाइम पे क्या काम करवाना है, ये सब प्रोडक्शन ऑफिसर को ज़्यादा नॉलेज रहेगा। तो अगर मैं चीफ टेक्निकल ऑफिसर के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूँ तो वो जो स्पेशलाइजेशन है, परचेस ऑफिसर को परचेस में स्पेशलाइजेशन है, प्रोडक्शन ऑफिसर को फैक्ट्री मैटर्स में स्पेशलाइजेशन है, वो मैं स्पेशलाइजेशन यूज़ नहीं कर पाऊँगी। अगर वो स्पेशलाइजेशन, वो स्पेशल नॉलेज जो है, स्पेसिफिक नॉलेज मुझे यूज़ करना है तो उसके लिए मुझे परचेज ऑफिसर को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देनी पड़ेगी। तो ये हुआ बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन हमने डिसेंट्रलाइजेशन में देखा था कि हार्मनी इज क्रिएटेड, वही हुआ हमारा कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। तो इसमें जो हम फर्स्ट पॉइंट हमने देखा वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट, उसी का एक कंटिन्यूशन है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। तो वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट में क्या होता है कि लोअर लेवल एम्प्लॉय रूटीन काम देखते हैं, तो टॉप लेवल एम्प्लॉय थोड़े फ्री हो गए, वो पॉलिसी मैटर्स देख सकते हैं। और टॉप पॉलिसी मैटर देख सकते हैं तो उसी का एक एक्सटेंशन ये है कि पॉलिसी मैटर तो देखेंगे और साथ में आप किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो। आपको कोई नए बिजनेस में आपकी कंपनी को जाना है तो वो भी आप देख सकते हो। अभी जैसे जियो है, जियो का मोबाइल का भी टेलीकम्युनिकेशन का भी बिज़नेस है, उसका तो अभी कपड़े का भी बिज़नेस है, उसका दूसरा भी बिज़नेस है, पेट्रोल का भी बिज़नेस है। तो ये सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में उसके बिज़नेस है। अभी जब उसने टेलीकम्युनिकेशन चालू किया तभी जब टॉप लेवल मैनेजमेंट को हर चीज़ में कि भाई लाइन कहाँ पे बिछानी है, कौन से रोड से लाइन जाएगी, कहाँ पे टावर खड़ा करना है, ये सब छोटी छोटी बातों पे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा, हर एक छोटे छोटे कौन से गली के में से लाइन जाएगी, ये अगर उसको बैठ के सोचना पड़ेगा, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये तो सोच ही नहीं पाएंगे कि ठीक है अभी टेलीकम्युनिकेशन का हो गया, चलो कपड़े के अपैरल के मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, ऐसा कुछ तो वो सोच ही नहीं पाएगा। तो वो फ्री है जस्ट बिकॉज रूटीन काम जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय कर पा रहे हैं, इसलिए टॉप लेवल थोड़ा फ्री है, इसलिए वो एक्सपेंशन के दूसरे इंडस्ट्रीज़ की चीज़ें देख पा रहे हैं। अभी इसके अंदर हमारा फाइनल टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो लुई एलन ने कहा है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर टू द सबॉर्डिनेट्स बाय क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। तो इसमें क्या तीन चीज़ें दी है, असाइन क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, असाइनमेंट ऑफ पावर या अथॉरिटी सेकेंड, और ये असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड असाइनमेंट ऑफ पावर क्यों हो रहा है, टू क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। तो ये तीनों ही आपके एलिमेंट है। फर्स्ट एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंट्रस्टमेंट बोलो असाइनमेंट बोलो सेम ही है। कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी, वही असाइनमेंट के लिए दूसरा वर्ड है कन्फर्मेंट, और क्रिएशन एंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। नाउ एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, इट इज़ द ड्यूटी असाइंड बाय द टॉप लेवल ऑफिसर टू द सबॉर्डिनेट। जो टॉप लेवल है उसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उसमें से थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जूनियर को देगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि ये एक पर्टिकुलर काम है, वो तुमको करना है। वो ये नहीं बोल सकता मेरा सारा काम तुमको करना है, मेरे पास 10 काम है, उसमें से एक काम तुम करोगे, एक काम दूसरा पर्सन करेगा, एक काम तीसरा पर्सन करेगा। इट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट बिकॉज सबॉर्डिनेट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो द ऑर्डर्स। नाउ कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी, result can be obtained by work accomplishment. Administrator should provide enough power to the helper or subordinate so that they can allot the work to the lower level and get the work done. अभी देखिए आपका क्लास है, क्लास में टीचर बोलती है कि कल ये पूरा चैप्टर पढ़ के आना, आपने अथॉरिटी तो दे दी उसको कि ठीक है तुमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि बच्चों को पढ़ा लो। अभी टीचर ने एक ऑर्डर दिया, अभी टीचर के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपको ऑर्डर दे सके, तो उसने ऑर्डर तो दे दिया कि भाई ये पूरा पढ़ा लो, ये पढ़ लेना। लेकिन अगर कल तुम ये नहीं पढ़ के आए तो टीचर क्या करेगी, तो टीचर के पास और एक अथॉरिटी है कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो उसके लिए आप वो एक्शन ले सकती है, तो वो आपको पनिश कर सकती है, हाथ उठा के खड़े रहो, या फिर आपकी बुक में रिमार्क लिख सकती है। तो जब आपको अथॉरिटी किस चीज़ की दी जाती है, पहले तो ऑर्डर देने की अथॉरिटी होती है, और फिर वो ऑर्डर्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं
वो देखने की भी ऑथोरिटी, वो काम हो रहा है या नहीं, वो कंप्लीट होना चाहिए, वो चीज़ का ऑथोरिटी भी दिया जाता है। तो ऑर्डर तो दिया कि भाई ये बुक रीड करके आना, फिर काम हुआ कि नहीं वो देखने का ऑथोरिटी भी, कि अगर काम नहीं हुआ है तो उसका पनिशमेंट देना है, अगर काम हो गया है तो वेरी गुड लिखना है, वो ऑथोरिटी भी दी जाती है। सो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी इज इम्पॉर्टेंट स्टेप towards allotment of power. It also flows from upper to lower level. Normally in this process the power to give decision and power to give orders is given. तो यहाँ पे किस चीज़ को अथॉरिटी दी जाती है? पहले तो ऑर्डर देने का भी पावर है और डिसीजन लेने का भी पावर है। तो ऑर्डर आप किस तरीके से दोगे? पहले तो आप डिसाइड करोगे ना कि आपको क्या ऑर्डर देना है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या ऑर्डर देना है और उसके बाद आप वो ऑर्डर दे भी सकते हो। सो नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हुई, वो आपको देखना पड़ेगा ना। अगर मुझे कोई काम दिया हुआ है तो वो काम अच्छी तरह करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, तो आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट वर्क। सो डेलीगेटेड अथॉरिटी होल्डर, मतलब जिस भी पर्सन को वो अथॉरिटी दी हुई है, जो लोअर लेवल का पर्सन है जिसको अथॉरिटी दी हुई है, हैज़ टू प्रोवाइड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। मतलब वो हवा में काम नहीं कर सकता है। अगर तुमने कोई डिसीजन लिया है तो तुमने वो डिसीजन क्यों लिया, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तुम्हारे पास होना चाहिए, एक प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए। एंड फॉलो रिपोर्टिंग प्रोसेस टू द टॉप लेवल, और तुमको अपने सीनियर को बताना पड़ेगा कि तुमने क्या क्या डिसीजन लिया और वो डिसीजन क्यों लिया, वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ द अकाउंटेबिलिटी। जो हमने देखा था कि आप कार लेने गए, शोरूम में गए, आप वहाँ का जो सेल्समैन है उसने आपको XYZ डिस्काउंट दिया, उसने आपको इतनी एक्सेसरीज दी, वो सब तो ठीक है, उसने आपको दे दिया, लेकिन शाम को फिर उसको अपने मैनेजर को जाके बताना पड़ेगा कि भाई मेरे इतने 4 सेल्स हुए, उसमें से मैंने 2 लोगों को इतना डिस्काउंट दिया, एक पर्सन को इतना दिया, इस पर्सन को इतने फ्री एक्सेसरीज दिए। तो वो सब उसको प्रॉपर और रीजनिंग के साथ बताना पड़ेगा। अगर उसने किसी को ज़्यादा डिस्काउंट दिया है तो उसको रीज़न भी बताना पड़ेगा कि भाई वो हमारा रिपीट कस्टमर है या फिर उससे हमें ये फ़ायदा हो रहा है, वो रीजनिंग भी उसको बतानी पड़ेगी। तो पहले तो उसको रिपोर्टिंग करनी है और रिपोर्टिंग के टाइम पे उसको रीजनिंग भी बतानी है, एंड दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी। उसको जवाब देना है अपने सीनियर को। He may be given powers to get the work done, but finally the responsibility of getting the work done rests with the upper level management only. तो हमने जैसे रोड बनाने का एग्जाम्पल देखा था कि किसी कंपनी को रोड बनाने का काम मिला और इंजीनियर ने कुछ गड़बड़ कर दिया, रोड बनाने में रोड बह गई, तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमने देखा था इंजीनियर की नहीं है, वो जो अपर लेवल मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो जो कंपनी का डायरेक्टर है, उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग डायरेक्टर की है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है, तो क्या करना पड़ेगा इंजीनियर को तो पहले जाके उसको जवाब देना पड़ेगा कि भाई मैंने आज के दिन में इतना काम किया, मैंने ये मटेरियल मंगवाया, ये क्वालिटी का मटेरियल मंगवाया, इतने एम्प्लॉयज़ मैंने यूज़ किए, इतने वर्कर्स यूज़ किए और उन्होंने इस तरीके से काम किया है। वो काम अच्छा है, ख़राब है, जो भी है उसको पूरी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। वो पूरी रिपोर्टिंग करेगा तभी तो फिर अपर लेवल मैनेजमेंट को पता चलेगा कि उसको कोई करेक्टिव एक्शन लेना है, इंजीनियर कोई गलती कर रहा है या फिर वो सब सही कर रहा है। अगर वो गलती कर रहा है तो करेक्टिव एक्शन लेना है। तो ये सब, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपर लेवल मैनेजमेंट की है ना, तो उसको सब कुछ पता होना चाहिए। सो अकाउंटेबिलिटी फ्लोज फ्रॉम लोअर टू अपर लेवल, क्योंकि काम जो होता है, काम सब कुछ लोअर लेवल पे होता है। अपर लेवल पे तो मोस्टली डिसीजन मेकिंग होता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तो काम लोअर लेवल पे होता है। तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो नीचे से ऊपर जाएगी, मतलब लोअर लेवल जो मिडिल लेवल को बताएगा, पूरा रिपोर्टिंग देगा, मिडिल लेवल फिर अपर लेवल को पूरा रिपोर्टिंग देगा। इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी जाएगी। तो इसके साथ हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम 5th चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।